और चलिए बात मालपुरा पथराव मामले में अपडेट की। देखिए, दूसरे पक्ष की ओर से देर रात एक एफआईआर करवाई गई। मामले में कुल 10 एफआईआर हो चुकी हैं। घटना के बाद से मालपुरा में धारा 144 लगी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रविवार रात से ही मालपुरा में कैंप किए हुए हैं। मौके पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। देर रात एसपी और सीओ ने बड़ी संख्या में पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। पथराव में घायल 20 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल बीजेपी नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया था। अब तक कुल 30 लोग गिरफ्तार किए गए। इधर महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल है। लोग ये चाहते हैं कि भाई इस मोहल्ले को खाली कराकर हम इसमें रहें, ये संभव नहीं है। इनको भी दिमाग अक्ल ठिकाने लगा लेना चाहिए कि दूसरा समुदाय भी इनसे कमजोर नहीं है। प्रशासन से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई करे। नहीं किए जाने पर हमको धरना प्रदर्शन करने पे उतार होना पड़ेगा। अभी तक की कार्रवाई से किस तरह का अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने अभी तक कोई जो कार्रवाई की वो शून्य मात्र है। और ऐसा मैं तो जब भी समझता हूँ कांग्रेस का जब भी शासन आता है और ये मुसलमान हिंदुओं को आंख दिखाते हैं, ऐसा प्राय देखा गया है। और ये हमेशा हिंदू समाज को टारगेट करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करते हैं। विवाद की वजह बहुत छोटी सी थी। कोई बाइक चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। वो तेजी से बाइक चला रहा था, तो उसी बात को लेकर थोड़ा एस्केलेशन हो गया। तो कोई इसमें, जैसा कलेक्टर मैडम ने बताया है, इसमें कोई सांप्रदायिक या कम्युनल एंगल नहीं है। पहले की कोई दुश्मनी ऐसी कुछ नहीं है। वो बहुत ही एक फ्रीक इंसिडेंट, जिसे कहते हैं फ्रीक इंसिडेंट था कि एक छोटी सी बात बाइक चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर वो बात थोड़ी बड़ी हो गई। पर जैसा मैंने पहले बताया कि पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई की उन्होंने, और जो भी दुर्घटना हो सकती थी उसे होने से रोका। तो इस बात के लिए मैं सीओ मालपुरा, एडिशनल एसपी मालपुरा और यहाँ पर जितने भी हमारे लोकल अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके सिचुएशन को कंट्रोल किया। टोंक के मालपुरा में पथराव और घरों में मारपीट लूटपाट मामले में विधायक हरीशचंद्र मीना ने बड़ा बयान दिया। देवली के दौरे पर रहे मीना ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासनिक काम है। अगर कहीं कानून व्यवस्था में कमजोरी रही, उससे सांप्रदायिक हिंसा हुई, तो वो प्रशासन की कमजोरी रही। लेकिन कुछ घटनाएं अकस्मात हो जाती हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना एक प्रशासनिक काम है। अगर कहीं कानून व्यवस्था में कमजोरी रही है या उसमें ढिलाई दी गई है या हिंसा हुई है सांप्रदायिक या जातिगत जिस रूप में भी, वो प्रशासन की कमजोरी रही है। प्रशासन को और ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए था। पहले से अंदेशा लगाना चाहिए था कि यहाँ क्या क्या हो सकता है और उस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ तक मैं ये स्वीकार करता हूँ। कुछ घटनाएं अकस्मात हो जाती है। दो आदमियों की मोटरसाइकिल टक्कर हुई, अब उसका प्रशासन अंदाज नहीं लगा सकता किस शहर में क्या होगा। तो जैसा मुझे मालपुरा का पता लगा है कि दो मोटरसाइकिल टच हुई थी, एक संप्रदाय का था, दूसरा संप्रदाय। अब रोड पे रोज टकराती है, प्रशासन इसमें क्या करे। और फिर भी मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय रहते हुए इसको संभाल लिया और कस्बों में नहीं फैली और मालपुरा में भी पूरे कस्बे में नहीं फैली। तो उसके लिए तो प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक आते ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। कुछ राजनीतिक पार्टियों का तो उद्देश्य यही है, वो जनता के आशीर्वाद से चुनाव नहीं जीतना चाहते, वो तो सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा के। तो ये जनता को भी सावधान रहना पड़ेगा और प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनाव के टाइम ही सांप्रदायिक घटनाएं क्यों बढ़ती है। ये आप हमारे सबके लिए चिंता का विषय है और मैं मानता हूं प्रशासन इसमें ध्यान देगा। और अब बात कोटा की। रामगंज मंडी में महंगाई राहत कैंप में बीजेपी विधायक मदन दिलावर के हंगामे का वीडियो सामने आया। इसमें कैंप में लगे कंप्यूटर और लैपटॉप के वायर निकालकर खुद ही बंद कर रहे लाभार्थियों और कार्मिकों को घर जाने की बात कर रहे हैं। मदन दिलावर के हंगामे का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मदन दिलावर ने महंगाई राहत कैंप में हंगामा किया था और कैंप को कुछ देर के लिए बंद करवा दिया था। जब फिर से कैंप शुरू हुआ तो फिर मदन दिलावर ने हंगामा किया। दरअसल बीजेपी महंगाई राहत कैंप का खुलकर विरोध कर रही है। जब उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर की घोषणा की है तो क्या नहीं 500 रुपए सिलेंडर राशन कराने की क्या जरूरत है? सारे लोग चिल्ली रहे हो ऑलरेडी। ये सब रिकॉर्ड पर है। सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोगों की कागज में कल गलती निकालेंगे, फिर तुम्हारा कागज में गलती रहेगी, इसलिए आपको गैस सिलेंडर का पैसा नहीं मिल रहा है, 500 रुपए नहीं मिलेगा। आपने ये कागज छोड़ दिया था इसलिए नहीं मिलेगा। ये षड्यंत्र चल रहा है सरकार का और ये इनके नाम से इनको तनख्वाहें देंगे। ये प्राइवेट लोग आए होंगे, इनको बड़ी इनको तो देंगे, टेंडर वाले लोग हैं, इनको देंगे 100 रुपए का टेंडर, वहाँ लिखेंगे 1000 रुपए, 900 रुपए आदमी को 900 रुपये लगभग
भरतपुर से बड़ी खबर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आग लग गई। आग लगने से बैंक में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी सारी फाइलें और सामान जल चुका था। कोतवाली थाना इलाके के लक्ष्मण मंदिर के पास ये घटना सामने आई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है, हालांकि जांच जारी है। बैंक ऑफ इंडिया पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे मैं जाब्ते के मौके पे पहुंचे, दमकल को फोन किया, बैंक के सारे दरवाजे खोला तो अंदर फाइलों में आग लगी थी। 200 सर्किट के कारण आग लगना पाया गया है। वैसे केस ऐसा कोई नुकसान बैंक कर्मचारियों को नहीं, आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। सिरोही से बड़ी खबर है, सोलर बैटरी में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से घर में आग लग गई। देखिए, घर में ये सोलर बैटरी लगी हुई थी, जिसमें विस्फोट हुआ तो झोपड़ी में आग लग गई। आग से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आबू रोड के आबा गांव में ये घटना सामने आई है। देखिए, जिस जगह से आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, यहां दरअसल एक झोपड़ी थी। एक घर में सोलर बैटरी लगी हुई थी, जिसमें विस्फोट हुआ और उससे निकली चिंगारियों की वजह से झोपड़ी में आग लग गई। और आप देख सकते हैं, घर में जितना कुछ भी सामान रखा था वो सब पूरी तरह से जल गया। हालांकि लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आबा गांव से ये तस्वीरें खबर से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से बड़ी खबर है, राज्य संविदा कर्मचारियों का जयपुर कूच आज है। प्रदेश भर के संविदा कर्मी आज जयपुर कूच करेंगे। सरकार के नए संविदा नियमित नियमों में संशोधन की मांग है इनकी। नए नियमों से आईएएस पैटर्न हटाने की प्रमुख मांग। प्रदेश भर में 1.25 लाख संविदा कर्मी कार्यरत हैं, जो आज जयपुर कूच करने वाले हैं। प्रदेश भर के संविदा कर्मी आज जयपुर की ओर रुख करेंगे, जयपुर कूच करेंगे। और जो सरकार के नए संविदा नियम है उनमें संशोधन की मांग उठाई जाएगी। देखिए, प्रमुख मांग है कि जो नए नियम है इनमें से आईएएस पैटर्न हटाया जाए। लगभग 1.25 लाख संविदा कर्मी कार्यरत हैं और इनमें से अधिकतर जयपुर कूच की तैयारी में। तो देखिए, आज एक बार फिर कई आंदोलनों का मोर्चा खुलने वाला है। एक तरफ बेरोजगार भी आंदोलन की तैयारी में है, दूसरी तरफ राज्य संविदा कर्मचारी आज जयपुर कूच करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, राज्य भर के जो संविदा कर्मचारी हैं वो संविदा नियमित नियम जो बनाए गए हैं नियमन को लेकर के, उन नियमों का विरोध कर रहे हैं। नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं कि जो पिछली जो कार्य जो सेवा दी गई है उसे नहीं गिना जा रहा है। उसके अंदर जो आज की तारीख में नियम बनने के बाद की सेवाओं को गिना जा रहा है, जिसको लेकर के उनमें आक्रोश है। पूरे प्रदेश भर में करीब 1.25 लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं अलग अलग विभागों के अंदर। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। आज जो कार्यक्रम बताया गया है उसके हिसाब से पूरे राज्य भर के संविदा कर्मी जो हैं वो जयपुर कूच करने जा रहे हैं। जयपुर में उनकी एंट्री कभी भी हो सकती है और जयपुर के आसपास उन्हें रोकने की तैयारी जो है वो भी पुलिस की ओर से की जा रही है। वो अलग अलग दिशाओं से जयपुर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसी जानकारी अभी तक सामने मिल रही है। दोपहर बाद तक वो लोग जयपुर पहुंचेंगे। इस समय सरकार चाहती है कि इन्हें मनाया जाए, आश्वासन दिया जाए और कानून व्यवस्था भी शहर की खराब ना हो। कुल मिलाकर के 1.25 लाख के आसपास जो एम्प्लॉई हैं संविदा कर्मचारी, वो सरकार के नए संविदा नियमों से नाराज हैं और सरकार से नियमित करने का जो वादा उनसे किया गया था चुनाव से पहले, उस वादे को पूरा करवाने की मांग को लेकर के वो जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो मिलना चाहते हैं। मिलकर के वो अपनी बात कह करके ज्ञापन देने की जो तैयारी है, ऐसा प्लान जो है वो संविदा कर्मचारी संगठनों की ओर से बनाया गया है और सारे जो संविदा कार्मिक संगठन है वो एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज से सड़कों पर जो है जयपुर की वो नजर आने जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुनिए, जयपुर से ही ये बड़ी खबर है। चिकित्सा विभाग में भर्तियों का पिटारा खुला है। 8 कैडर की भर्तियों में पदों की संख्या 3 गुना की गई। अब 6,523 के बजाय 18,112 पदों पर भर्तियां होंगी। नर्सिंग ऑफिसर के करीब 8,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बुधवार को
विज्ञप्ति जारी होगी। इसी सप्ताह अन्य कैडर के पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी होगी। भर्तियों में अनुभव को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। 1 साल पर 10, 2 साल पर 20 और 3 साल के अनुभव पर 30 बोनस अंक का नियम है। कोविड काल में काम करने वालों का भी ख्याल रखा गया है। कोविड काल में काम करने वालों को बोनस के 15 अंक मिलेंगे। वहीं 2 साल से कम के अनुभव पर 15 बोनस अंक मिलेंगे। सरकार द्वारा विशेष रूप से कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगा के जिन लोगों ने कार्य किया था उनको विशेष लाभ देते हुए जो 15 नंबर का एक्स्ट्रा देने का फॉर्मूला दिया है। हाँ, इसमें 3 कैडर नए भी डाले हैं। पहले 5 कैडर थे, इसमें नेत्र सहायक और दंत सहायक और 1 कैडर और एक्स्ट्रा लिया गया। हमारे पास टोटल मिला के 8 भर्तियां हैं जो सीफूड की जा रही है। हम इनको शीघ्र सभी की विज्ञप्ति जारी करके अगले 2 से 3 महीने में। जोधपुर के चौखा गांव में बसे पाक विस्थापित परिवारों के घरौंदे को विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई कर मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। लोगों ने विरोध किया, पत्थरबाजी भी हुई। जेसीबी ड्राइवर के सिर में चोट आई, कुछ पत्रकारों को भी चोट आई। घटना के बाद जेडीए ने राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। भागचंद नाम के एक शख्स ने परिवारों को साठगांठ कर करोड़ों की जमीन को औने पौने दामों में बेचा। फिलहाल पुलिस भागचंद के बारे में जांच में जुटी है। साथ ही पाक से आए परिवारों का भी ब्यौरा जुटाने का काम कर रही है। खबर बांसवाड़ा से। आनंदपुरी थाना क्षेत्र की चांदरवाड़ा पंचायत के गांव रोहनिया के करीब अनास नदी के किनारे अवैध बजरी खनन और निर्गमन पर पुलिस ने कार्रवाई की। 258 टन अवैध बजरी बरामद हुई। 2 नावें भी जब्त की। थानाधिकारी ने बताया, पुलिस और खनन विभाग ने रोहनिया में अनास नदी में अवैध बजरी निकासी कर रही 2 नावें पकड़ी। एक नाव में सक्शन मशीन, पंप और दूसरी नाव में बजरी भरी थी। पुलिस ने 258 टन अवैध बजरी बरामद की और कार्रवाई शुरू की। सिरोही के मंडार के गुंदवाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में माइनिंग और खनन से पूरे गांव की सड़कें तितर-बितर हो चुकी हैं। आए दिन माफियाओं की वजह से सड़क पर चलना दुश्वार हो जाता है। मामले को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन खनन माफिया के रसूख के चलते कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सर कि ये खनिज माफिया जो सनन सिंह जी, तगत सिंह जी और सरदार सिंह जी है, जिनके द्वारा यहाँ मतलब इनकी माइनिंग चलाई जा रही है, तो इनको क्या अवैध खनन कर रहे हैं सर जी। उसके अवैध खनन की कई बार आवाज़ उठाते हैं। उनका क्रेशर है वो सब तो एकीकरण होने की वजह से 134 बटा नंबर है, उसमें 368 बीघा जमीन है करीब, वो सारा एकीकरण हो चुका है। अब इनको वास्तव में इनको जरूरत पड़ी, उन्हें पहले भी एनओसी की जरूरत पड़ी थी, जो मेरे द्वारा मना कर दिया गया, और उसके बाद में प्राकृतिक को ध्यान में रखते हुए और लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए। झालावाड़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बदमाशों की धरपकड़ अभियान जारी है। एसपी ने बताया, मंगलपुरा और मल्लबस्ती में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ की। झालरापाटन में भी पुलिस ने कई बदमाशों को दबोचा। कार्रवाई के दौरान झालावाड़ में खुद एसपी, एएसपी सड़कों पर उतरे, पुलिस टीमों के साथ बदमाशों की धरपकड़ की। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 300 से अधिक बदमाशों को थाने लाया जा चुका है, जहां पूछताछ की जा रही है। आज समस्त झालावाड़ जिले के अंदर पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो अपराधियों को धरपकड़ अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में जो अपराधी संपत्ति अपराध के अपराधी है, लोकल स्पेशल एक्ट के, माइनर एक्ट के, जैसे एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट है, ऐसे अपराधियों के घरों पर अल सुबह से रेड जारी है। इसमें पुलिस का समस्त जाब्ता, समस्त अधिकारी, जिसमें जिले के सभी दोनों एडिशनल एसपी, 9 डिप्टी एसपी, उसी के साथ साथ लगभग 600 पुलिसकर्मी और 2 आरएसी की कंपनी, इस तरीके से लगभग 950 के आसपास जाब्ता इस रेड में लगा हुआ है। पुलिस की 110 टीमें फील्ड में काम कर रही है। 3 दिन में 2 बार सीएम का दौरा। कल बीकानेर दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत रहेंगे। जसरासर नोखा के जसरासर में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहेंगे। सीएम बीकानेर दौरे पर रहने वाले हैं कल, और देखिए 3 दिन में ये दूसरी बार होगा जब सीएम गहलोत बीकानेर दौरे पर पहुंचेंगे। नोखा के जसरासर में किसान सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ
मौजूद रहेंगे। तैयारियां जोरों पर चल रही है, किसान सम्मेलन होना है, इधर कुछ चेहरे शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी में है। साथ ही किसान सम्मेलन के दौरान एक सभा होगी, मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें सीएम गहलोत भी संबोधित करेंगे, पीसीसी चीफ डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी संबोधन देंगे। 3 दिन में दूसरी बार सीएम दौरे पर आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर है, एक व्यापारी का अपहरण हुआ, बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण किया। फर्नीचर व्यापारी दुकान से मुनीम के साथ घर जा रहे थे। कौलाना जाते समय धौली गुमटी केप समीप की ये घटना हुई, उनका अपहरण कर लिया गया। व्यापारी और मुनीम पर लाठियों से हमला हुआ, जैसे तैसे मुनीम जान बचाकर भागा। मुनीम राजेश सैन ने बांदीकुई पुलिस को सूचना दी, पुलिस जांच कर रही है। धौलीगुंटी शोरूम से आया तो सब्जी लेके चला, धौलीगुंटी से सब्जी लेके कोलाना की तरफ आया तो कोलाना की तरफ से धौलीगुंटी फाटक से गाड़ी लगी थी। फाटक से गाड़ी लगते ही पुलिया एंड होता ही गाड़ी के पीछे से धमेड़ा दिया। धमेड़ा दे के एक डंडा मेरा पड़ा, मेरे पड़ के मैं पीछे से भाग लिया। भागते ही मेरे जो साथ में था उसको मारा कूटा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।